नमस्कार, अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है विस्तार से इस खास बुलेटिन में उस पर हम बातचीत करते हैं। और जब हम अगले हफ्ते की आपकी तैयारी करवा रहे हैं तो लास्ट सेशन को एक बार याद करना तो बनता है। और लास्ट सेशन और पिछला पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे, हमने वॉलेटिलिटी देखी, उतार चढ़ाव के बीच कामकाज देखे, लेकिन न्यूज एंड फ्लोज भी ढेर सारे थे और खबरों के दम पर रिजल्ट हैवी सीजन चल रहा है तो रिजल्ट्स भी ढेर सारे थे जिसका असर स्टॉक्स पर और सेक्टर्स पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा। इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स और सेक्टर रियल एस्टेट सेक्टर था जहां पर जबरदस्त एक्शन हमने ड्यूरिंग द एंटायर वीक देखा। इसके ठीक साथ साथ हमने देखा ऑटो स्पेस और फार्मा स्पेस ने भी कमान संभाली, बाजार को संभालने का काम ही कर रहे थे। और फार्मा तो इनफैक्ट एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर रहे और काफी हद तक पॉजिटिव क्यूज और वहां पर एक्सपर्ट्स की तरफ से कमेंट्रीज और पॉजिटिव कन्विक्शन के साथ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी आते रहे। जब हम फार्मा की बात करें, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, क्रैम्प, सीडीएमओ, ये सारे सेगमेंट्स को हम फोकस में रख रहे हैं। 24,200 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा उतार चढ़ाव के बीच ही ड्यूरिंग द एंटायर सेशन कामकाज देखने को मिला, उसके बाद क्लोजिंग देखने को मिली। बट ऑल इन ऑल सेंसेक्स में हमने देखा 550 अंकों की बिकवाली हाथ लगी और मिड कैप स्मॉल कैप में भी इंडेक्स में भले ही कम एक्शन हो लेकिन स्टॉक वाइज मूव्स फिर भी थे। लाल निशान के साथ बाजार क्लोज हुए और इसके पीछे की वजह थी ग्लोबल अनिश्चितताएं। पी स्टॉक्स वो खबर थी जिसने बाजार का मूड सुधारा था गुरुवार के सेशन में, लेकिन वहीं पी स्टॉक्स में कुछ अटकलें और उलझने जब खबर उसकी आई तो फिर बाजार का मूड बिगड़ा शुक्रवार के सेशन में। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स रहे और इन सबके साथ साथ रिजल्ट जो है बड़ा ट्रिगर बन के साबित हो रहा है, सामने आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स पर काफी हद तक बाजार अच्छा रिएक्ट करते हुए देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि आने वाले हफ्ते में आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह है हमारे साथ और मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका 80 नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। गौरांग जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। ड्यूरिंग द एंटायर वीक हमने देखा कि काफी सारे न्यूज एंड फ्लोज थे और साथ ही रिजल्ट का एक्शन था जो कि बाजार पर प्रभाव डाल रहा था। अब यहां से आगे की तस्वीर कैसे देखनी है और रणनीति क्या बनानी है? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। 80 नाउ स्वदेश के दर्शकों को, लक्ष्मीकांत जी को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लेमर देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति मानसी जी आपके कार्यक्रम में आज रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए, इसमें हमारी कंपनी जो था, मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश। तो उतार चढ़ाव भरे माहौल में मानसी जी जो पिछला हफ्ता हमने देखा, तो एक चीज जो मैंने देखी कि बाजार जब कभी भी नीचे गया तो उस दिन बाजार बंद होते होते या फिर उसके अगले दिन हमने ऊपर के तरफ के दायरे भी देखे। इसका अर्थ अगर आप सीधे सीधे निकाले तो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर खरीदारी हो रही है लंबी अवधि के निवेशकों के द्वारा। तो रणनीति मेरे ख्याल से यही होनी चाहिए। और जिस प्रकार से आपने जिक्र किया चौथी तिमाही के नतीजे, तो यहाँ से भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत एक हल्की सी सूरज की किरण जो है वो दिखाई दे रही, क्योंकि जो भी नतीजे हमने पिछले हफ्ते 10 दिन में देखे वो काफी सकारात्मक आए हैं। और कुछ पहलुओं पर अगर हमने नकारात्मक परिस्थिति भी देखी तो वो बहुत ही कम थी। ऐसी बड़ी नकारात्मक परिस्थिति आंकड़ों में कोई कंपनी में दिखाई नहीं दी जिससे बहुत बड़ा चिंता का कारण पैदा हो। तो अनुमान यही लगाते हैं कि और अभी जो अगला हफ्ता आने वाला है वहां पर भी काफी सारे नतीजे आएंगे कंपनियों के, और अनुमान यही लगा के चलते हैं कि सकारात्मक आए। तो एक दायरा बाजार में बना हुआ है, नीचे की तरफ 23,800 से लेकर के 24,000 और ऊपर की तरफ अगर हमने किसी भी दिन 24,350 के पार जाकर के बंद दे दिया मानसी जी, तो 24,500 और 24,600 ये ऊपर के तरफ के दायरे बनते हैं। और मैं अनुमान लगा के ये भी चलता हूं कि ये जो युद्ध को लेकर के शांति प्रस्ताव की बातें हो रही है, आरोप प्रति आरोप हो रहे हैं, यहाँ पर विराम लगे और सहमति से जो भी दस्तावेजों पर शांति प्रस्ताव के हस्ताक्षर और मोहर लगाने हैं वो जल्द तारीख पर लग जाए, ताकि इस अनिश्चितता से हम बाहर उभरे और फिर ऊपर की तरफ के दायरे देखें। एब्सोल्युटली। तो ये हो गया एक टेक गौरांग जी की तरफ से। लक्ष्मीकांत जी, कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को आप? और ढेर सारे नतीजे आए हैं और ढेर सारे नतीजे आने बाकी भी हैं
और इस वक्त एटलीस्ट अगर देखें तो नतीजों के लिहाज से तो बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, ग्लोबल फ्रंट पर काफी सारे न्यूज एंड फ्लोज हैं जो बाजार को मानो वॉलेटाइल कर जाते हैं। गुड आफ्टरनून मानसी जी, और गौरांग सर को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिला है जो कि 22,800 के पास है, और अभी भी जो प्राइजेस है वो अपने बुलिश क्रॉसओवर के ऊपर ही सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2 दिनों में एक छोटी मोटी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि जब तक 22,800 के लेवल इंटैक्ट रहते हैं तब तक हमारे मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है। फ्रेश ब्रेकआउट का हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, और वो जो ब्रेकआउट है हमें 24,600 के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर 24,600 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर वहां से हमें 25,000 से लेकर 25,200 तक के अपसाइड के जोन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में भी कल रिबाउंड 2 दिनों पहले एक अच्छा खासा रिबाउंड आया था। आज के सेशन में यहाँ पे हल्की फुल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है, बट यहाँ पर भी जब तक 54,200 के लेवल इंटैक्ट रहते हैं तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर इमीडिएट हर्डल 56,400 का टूटता है तो यहाँ से हमें 57,200 के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये हो गया बाजार पर नजरिया, और अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका एक बार आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं वो आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, और उन कांटेक्ट डिटेल पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर QR कोड है उसे आप स्कैन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, जैसे ही स्कैन करेंगे इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और वहां पर जो डायरेक्शन है उसे फॉलो करते हुए बाजार से जुड़े आपके सवाल हमें पूछें। ये है हमारा QR कोड, और पूरी कोशिश करेंगे कि बाजार से जुड़े आपके क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम आपको दिलवा पाएं। पहला सवाल राम ने भेजा है SBI पर। 1023 में इन्होंने 500 शेयर्स SBI के खरीद रखे हैं। 10 साल के लिए ये अपना नजरिया बनाकर चलना चाहते हैं। गौरांग जी, SBI वैसे नंबर्स आए, और नंबर्स के बाद हमने देखा लास्ट सेशन में करीब 7% के डाउन टिक्स देखने को मिले, एब्सोल्यूट क्रैश देखने को मिला था, और लिटरली काफी सारे कारण भी निकालने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इतनी गिरावट हमने क्यों देखी, जबकि नेट प्रॉफिट में एक राइजिंग ट्रेंड था, नेट इंटरेस्ट इनकम में एक राइजिंग ट्रेंड था, लेकिन बिकवाली का दबाव कौन से फ्रंट पर बिकवाली हावी होती रही। बहरहाल हमारे व्यूअर का सवाल जो है वो लंबी अवधि का है, 10 साल तक का नजरिया बनाकर चल रहे हैं। क्या राय होगी SBI पर? डिस्क्लोजर देना चाहेंगे पहले ही कि SBI पर काफी लंबे समय से मानसी जी हमारी खरीदारी की राय रही है। 10 साल का नजरिया थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है मानसी जी, क्योंकि इतने लंबे नजरिए से अनुमान लगाना आंकड़ों को लेकर के, कारोबार को लेकर के, और फिर उसकी प्रतिक्रिया या फिर उसका असर लक्ष्यांक को लेकर के क्या होगा वो अब कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल खरीदारी बना करके रखे। ये जो 6.25% के आसपास की गिरावट आज देखी नतीजों के बाद, ये बाजार की प्रतिक्रिया है मानसी जी, और इस प्रतिक्रिया को चुनौती नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस प्रकार के प्रतिक्रियाएं बाकी अन्य स्टॉक्स पे भी हमने देखे थे जब कभी भी नतीजे आए थे। उदाहरण के तौर पर श्रीराम फाइनेंस, नतीजों में कुछ भी खराबी नहीं थी, लेकिन बिकवाली की चपेट में आ गया जब नतीजा आए। तो लंबी अवधि के बना लेकर चले। एक थोड़ा सा हल्का सा नकारात्मक पहलू जो है वो ट्रेजरी इनकम में से था। बाकी अगर आप एसेट क्वालिटी लंबी अवधि की अगर आप बात करें ग्रॉस नेट, तो वहां पर भी कोई बड़ी दिक्कत दिखाई नहीं दी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन और नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर के भी ऐसी कोई परिस्थिति मुझे दिखाई नहीं दी आंकड़ों में। और लोन बुक को लेकर के हमारा अनुमान के ऋण की मांग बढ़ेगी तो लोन बुक की ग्रोथ भी होगी, और उसके साथ साथ आय और मुनाफे में भी आपको एक सकारात्मक असर आता हुआ दिखेगा। तो लंबी अवधि के लिए बना करके रखे अपना निवेश। एक अनुमानित लक्ष्यांक में अगर बताना चाहूं, और आज संजोग से मेरा यही एक विकल्प है जब हम बात करेंगे वीआईपी शेयर की। अभी से बता देता हूं, एक SBI पर ही हमारी खरीदारी की राय है। 1250 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है, और ये लक्ष्यांक में परिवर्तन करेंगे मानसी जी अगर नतीजों में सुधार हुआ और हमारे अनुमान से बेहतर हुआ तो लंबी अवधि के लिए बना करके लेंगे। अगर गिरावट में अगले हफ्ते सोमवार को अगर आपको गिरावट दिखती है और 1000 के पास आसपास आता हुआ दिखता है SBI का शेयर, तो जिसको अगर नया निवेश करना है वो भी कर सकते हैं, और इनको अगर जोड़ना है क्योंकि इनका नजरिया 10 साल का है, तो एक नम्र विनती होगी कि इतने लंबे नजरिए से एक आप जो नतीजे आते हैं
उसका आकलन करिए और समय अनुसार अपने निवेश को राय पूछते जाए ताकि आपका निवेश सकारात्मक बना रहे। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट टेक गौरांग जी। और अगर आपके वीआईपी लिस्ट में एसबीआई है तो फिर गुजारिश होगी कि एक और स्टॉक आप खोजने की कोशिश जरूर करें हमें वीआईपी में एडअप करके देने के लिए। लेकिन अगला सवाल गणेश जी का है, एनटीपीसी ग्रीन पर है। लक्ष्मीकांत जी 200 शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं एनटीपीसी ग्रीन के, 111 अपने एंट्री लेवल वो बता रहे हैं। क्या राय होगी एनटीपीसी ग्रीन, ओवरऑल अडानी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन जिस तरह से इन दिनों चल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टेक, कोई पैटर्न आप वॉच आउट कर पा रहे हैं? देखिए 2 से 3 हफ्तों पहले यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक थ्रू देखने को मिला था और उसके बाद से अच्छी खासी तेजी से स्टॉक में पकड़ी थी। बट जैसे स्टॉक 120 के आसपास पहुंचा तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। बट अभी भी जो ब्रेकआउट के लेवल्स हैं एनटीपीसी की उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो फिलहाल सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 85 रुपीज का है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 85 रुपीज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर दोबारा से स्टॉक 120 के ऊपर निकलता है तो वहां से फिर से अपने अपवर्ड मोमेंटम को रिज्यूम करेगा और वहां से फिर हमें 135 140 के लेवल्स शॉर्ट टर्म बेसिस में एनटीपीसी ग्रीन में देखने को मिल सकते हैं। तो 85 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। इंटैक्ट रखिए, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। विनय का सवाल है, पुणे से लिख रहे हैं, और गौरांग जी इनका सवाल टीसीएस पर है। 100 शेयर्स टीसीएस के खरीदे हैं 3,325 के दाम पर। अगर ये 1 साल तक रखना चाहते हैं तो फिर इनके लिए क्या नजरिया होना चाहिए? क्या इस वक्त 1 साल तक रखना चाहिए भी या नहीं, ये पूछ रहे हैं। ओवरऑल आईटी पर एक फंडामेंटल टेक और साथ ही टीसीएस पर अगर कोई स्ट्रैटेजी या राय आप बनाकर चल रहे हैं गौरांग जी। जी मानसी जी, देखिए जो 5-10 साल पहले एक प्रथा या एक इतिहास आईटी क्षेत्र में निवेश करके जिस प्रकार से पूंजी खड़ी होती थी, अब वो समय चला गया। मेरा ये मेरी व्यक्तिगत निजी राय है मानसी जी। मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आईटी क्षेत्र को, आईटी क्षेत्र की कंपनियों को, और उसकी वजह है जिस तरीके से निरंतर बदलाव हो रहे हैं और आविष्कार हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एंथ्रोपिक टूल जो आया था उसको लेकर के पूरे आईटी क्षेत्र के ब्रह्मांड में, न तो सिर्फ भारत में लेकिन विश्व भर के आईटी क्षेत्र की कंपनियों में हमने नकारात्मक परिस्थिति। तो वो जो समय है आज से 5 साल या 10 साल पहले का, एक प्रथा जो चल रही थी आईटी क्षेत्र की कंपनियां जिस प्रकार से निवेश के ऊपर मुनाफा कमा के दे रही थी, वो अब थोड़ा कम हो सकता है। उसी सोच विचार और तर्क के आधार पर अगर आपने आईटी क्षेत्र में निवेश किया है तो 1 साल में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, ये मान के चलिए। कम से कम 1.5 से 2 साल का नजरिया आप रखें। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं मानसी जी क्योंकि निरंतर आविष्कार हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स, नए नए आइडियाज, नई नई सिस्टम्स, टेक्नोलॉजीज आ रही। इसके कारण आईटी कंपनियों को अपने आप को साबित करना होगा कि वो कितने सक्षम है इन सब चीजों का सामना करने के लिए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें। 3300 के पार की इनकी खरीद और मौजूदा स्तर 2350-2400 के आसपास का 100 शेयर इनके पास, अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो जोड़ सकते हैं इस स्तर पर, लेकिन साल भर के नहीं मानसी जी, मैंने बताया 1.5 से 2 साल के लिए। और आपको अपने निवेश का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ऊपर निरंतर आपको राय लेनी पड़ेगी और नतीजों में किस प्रकार से रुझान आ रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए, एक नजरिया और साल भर का नजरिया नहीं लगाना होगा क्योंकि आईटी सेक्टर में ही इतना ज्यादा उतार चढ़ाव, इतने ज्यादा चेंजेस हम देख रहे हैं और काफी सारे चेंजेस के साथ सेक्टर खुद को जूझना पड़ रहा है। एआई ट्रांसफॉर्मेशन है, इस डेवलपमेंट को पचा भी रहा है सेक्टर और यहां से आगे भी काफी कुछ करना है। इसी वजह से 1 साल तक का नजरिया नहीं, वक्त वक्त पर इसे रिव्यू करना चाहिए। दीपक तिवारी का सवाल है आईसीआईसीआई बैंक पर। लक्ष्मीकांत जी इन्होंने करीब 400 शेयर्स खरीद रखे हैं आईसीआईसीआई बैंक के 996 के स्तर पर। लॉन्ग टर्म के लिए क्या पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जा सकता है? आईसीआईसीआई बैंक पर आपकी राय क्या होगी? देखिए बुकिंग देखने को मिली है और स्टॉक काफी लंबे समय से वीकली चार्ट पर देखें तो लोअर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड कर रहा है।
बट ये लोअर साइड पर एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। नियर टर्म सपोर्ट 1200 के पास ही है, तो मुझे लगता है कि 1200 के आसपास हमें एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है। वहां से आईसीआईसीआई डबल बॉटम प्राइस पैटर्न बना सकता है। सो ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए तो बेरिश है, बट अगर फिर से थोड़ा कनेक्ट लंबे करते समय हैं का आपको। नजरिया है, गौरांग मुझे सर, लगता है आप एक लंबी अवधि का नजरिया आईसीआईसीआई बैंक पर दे दीजिएगा। मानसी जी, तो देखिए, पहले तो निवेश बहुत ही सकारात्मक स्तर के ऊपर है, और अगर विचारधारा लंबी अवधि की है तो पहले तो निवेश बना करके रखें। मेरे ख्याल से शेयरों की संख्या आपने बताई करीबन 450 के आसपास की। तो यहां पर भी मैं राय देना चाहूंगा कि अगर निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़े, इस स्तर पर या गिरावट पर। सभी दिग्गज बैंकों के नतीजों पर अगर आप ध्यान दें मानसी जी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, तो ये तीनों की तुलना में मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे बहुत ही अच्छे थे। तो अगर लंबी अवधि का निवेश बने रहे, और जोड़ना चाहते तो और जोड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक हमें मिलता हुआ आईसीआईसीआई बैंक पर। इस बीच एक सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी, और रश्मि का सवाल है ये। गौरांग सर, अगेन लॉन्ग टर्म का नजरिया है। 145 शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन्होंने खरीदे हैं। 1159 ये अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। रिलायंस के स्टॉक की अगर बात करें और लास्ट ट्रेड की अगर बात करें, 1436 के लेवल पर स्टॉक ने ट्रेड किया। व्यूअर की खरीदारी से आगे बढ़ा है स्टॉक और करीब 40,000 का फायदा है। लंबी अवधि के लिए राय क्या होगी रिलायंस पर? सक्षम रूप से बने रहे। यहां पर भी अगर आप देखें मानसी जी, तो जिस स्तर पर खरीदारी है वो बहुत ही महफूज स्तर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी एज ए डिस्क्लोजर मानसी जी हमारी खरीदारी की राय है, और अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 1550 से 1600 के बीच का है। लेकिन जिस प्रकार की कंपनी और जिस प्रकार से फैला हुआ कारोबार है, और एक बात ये भी सुनने में आ रही बाजार में सूत्र के द्वारा कि शायद इस साल के दूसरे आधे हिस्से में जियो मोबिलिटी का डिमर्जर होगा और अलग रूप से इसको लिस्ट किया जाएगा, तो वैल्यू अनलॉकिंग की भी एक परिस्थिति उभर सकती है, यह अनुमान है। अगर नहीं भी होता है तो जितना फैला हुआ कारोबार है, जिस प्रकार से सभी कारोबार में से योगदान आ रहा है, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए एक सक्षम निवेश है, बने रहे लंबी अवधि। ऑलराइट, तो चलिए रिलायंस ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले पॉजिटिव है और इसी वजह से अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हर्षित बंसल का सवाल डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर है। 120 शेयर्स 2755 के दाम पर इन्होंने खरीद रखे हैं। अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को लेकर और इसकी मूवमेंट को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा सवालों के घेरे में ये आया भी है, क्योंकि अच्छे स्क्रिप्ट है, बिजनेस स्ट्रक्चर और काफी अच्छा चला भी है। लेकिन इन दिनों स्टॉक में हम थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देख रहे हैं। गौरांग सर, इनफैक्ट सवाल ये भी है कि ये साइडवेज मोमेंटम जो है क्या एक एंट्री अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पॉजिटिव्स ढेर सारे हैं। पॉजिटिव क्वार्टर दिया है कंपनी ने, कैगर बेसिस पर रिटर्न है करीब 45% के। और हमारे व्यूअर की एंट्री की तो अगर मैं बात करूं, पहले तो बधाई देनी चाहिए, 2755 के लेवल पर इन्होंने खरीदा है। कहां 10,825 के स्तर गए हैं। 120 शेयर्स ही हैं, लेकिन करीब 96 लाख का मुनाफा ये देख रहे हैं। 9 लाख, इनफैक्ट 9 लाख से 10 लाख का मुनाफा ये देख रहे हैं। मानसी जी, मुनाफा दोगुना होता, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत जी मेरी सहायता कर सकते हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से 17,000 से 18,000 तक पहुंचा था, और जो स्तर पे इन्होंने निवेश किया है, मुझे कोई असमंजस परिस्थिति के इन्होंने ये 17,000 या 18,000 का दाम नहीं देखा होगा। तो देखिए मानसी जी, मैं कहना क्या चाहता हूं, आपने 2,700 कुछ पे निवेश किया, आपने 17,000 18,000 के दाम स्तर देखे, आपके पास 120 शेयर है। अगर आप 17,000 या 18,000 20 शेयर भी बेच डालते, तो आपने जो निवेश की थी पूंजी वो तो घर आ जाती, लेकिन उसके ऊपर मुनाफा भी आ जाता, और वो जो 100 शेयर बच जाते वो बिना शुल्क यानी कि मुफ्त हो जाते आपके शेयर। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि शेयर बाजार में जब आप लालच करेंगे तो मुनाफे वाले सौदे भी नुकसान में तब्दील हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, या फिर मुनाफा जो मिल रहा है वो इस प्रकार की परिस्थिति पर आकर के अटक जाता है। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर तो कवरेज नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र अच्छा लगता है मानसी जी हमें। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमएस सेक्टर, सेमीकंडक्टर चिप्स, पीसीबीज वगैरह जो भी कंपनियां बनाती हैं, उसमें से हमारी खरीदारी की राय एम्बर एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियां हैं,
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल जैसी कंपनियां वहां पर खरीदारी की राय है। लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी है और कामकाज भी अच्छा है और सरकार के तरफ से पीएलआई स्कीम के तहत इन सब कंपनियों को फायदा भी मिलेगा। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, शायद लक्ष्मीकांत जी इस पर रोशनी डाल सके। जी जी बिल्कुल हर्षित, सबसे पहले तो आपको बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। बढ़िया लेवल पर एंट्री की आपने 2755, यानी कि अब भी आप 9-10 लाख का मुनाफा देख रहे हैं। लेकिन स्टॉक जैसे गौरांग जी बता रहे काफी बढ़िया चल गया था, शायद तब आपने देखा और नहीं सेल किया या फिर आपके ध्यान से हटा है। लेकिन अच्छा स्टॉक, फंडामेंटल्स तो बेहतर हैं। सीधा वीआईपी कैटेगरी के स्टॉक्स भी समझते हैं। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ वापस जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत जी, डिक्सन टेक पर भी कोई नजरिया अगर है तो क्विकली बताएगा और साथ में आपके वीआईपी शेयर भी। देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो ऐसा कोई मेजर ब्रेक थ्रू तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, पर ये स्टॉक अगर 12,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट देता है तो वहां से फिर से अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर वीकली क्लोजिंग 12,000 के ऊपर होती है तो वहां से फिर ये स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है और वहां से फिर अगर ये निकलेगा तो 13,800 से लेकर 14,000 तक के लेवल्स डिक्सन टेक में शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। बट उसके लिए इसको जो 12,000 का रेजिस्टेंस है उसको पार करना बहुत जरूरी है। अभी मैं अपने जो वीआईपी शेयर्स है उन पर आता हूँ। सबसे पहला है टाटा कंज्यूमर। यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली के चार्ट्स के ऊपर, और ये जो ब्रेकआउट आया बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आया है। तो 1170-175 के आसपास को बाय करके चलना है। इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा 1250 का रहेगा। स्टॉप लॉस हमें 1140 का मेंटेन करना है। और दूसरा जो है हमारा जो कॉल है वो कंटेनर कॉर्पोरेशन है, कॉनकॉर। यहाँ पे हमें यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इसको हमें, इसका जो टारगेट है वो 564 है और स्टॉप लॉस हमें 520 का मेंटेन रखना है। एब्सोल्युटली। गौरांग सर, क्या आप कोई और एडिशन करना चाहेंगे आपके वीआईपी शेयर की लिस्ट में, या बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़ी स्क्रिप्ट जिसका जिक्र आपने किया था उसी के साथ रहेंगे? आंखों पर अगला विकल्प भी ढूंढ के रखा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी हैवेल्स इंडिया, यहाँ पर खरीदारी की राय है। 1500 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। और एक विकल्प है वित्तीय क्षेत्र से L&T फाइनेंस, 365 तक के लक्ष्यांक है। ये लंबी अवधि के लिए तो अनिवार्य समय सीमा होना जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, 1, 2 नहीं 3 वीआईपी स्टॉक्स गौरांग जी की तरफ से भी और लक्ष्मीकांत जी की तरफ से भी वीआईपी स्टॉक्स। तो आज हमारे पास वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स करीब 5 हो चुकी है। गौरांग जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए। चलिए, इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही।